आप ये कह रहे हैं कि पानी के ऊपर बाकायदा युद्ध हो सकता है, जंग हो सकती जी है। हाँ, पाकिस्तान जो है इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ है ही नहीं। तो पाकिस्तान वाकई इतना अहम मुल्क है, तो इस सबको वो अपनी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? पाकिस्तान जो है आज उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं। एक सबसे बड़ी कमजोरी जो सिर्फ पाकिस्तान ही हल कर सकता है वो उसकी गवर्नेंस है। और आप बार बार ये कह चुके हैं कि ईरान जंग जीत चुका है, तो एक जीते हुए मुल्क को बार बार जंग में क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि देखिए जो MOU है वो इस बात का सबूत है कि ईरान जंग जीत चुका है। वो इस बात का सबूत है क्योंकि जो सारी शर्तें हैं ईरान की वो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने दस्तखत किए हैं। आप यकीन जानिए, जिस वक्त मैं ईरान के रास्ते में थी और मस्कत से जब ईरान सफ़र कर रही थी, तो उसी वक्त हमने वहीं गल्फ ऑफ ओमान में हॉर्मुज़ है, रोंगटे खड़े हो गए और सारे लोग उस वक्त उस एयरप्लेन में जाके खिड़कियों में देखने लगे कि देखें तो आखिर कि वो हॉर्मुज़ क्या चीज़ है। तो आप सोचिए, उसी खित्ते के ज़्यादातर वो लोग थे और वो देखना चाहते थे कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसके लिए पूरी दुनिया में ये लड़ाई फैल गई है। हम यहाँ जिक्र पाकिस्तान का भी करेंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी का भी हम जिक्र करेंगे, और बात ये हो रही थी कि बातचीत होनी चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी इसी तरह से अटकी रही, अलग अलग तरह से मैं देख रही हूँ लेख लिखे जा रहे हैं, लेकिन मैं उससे पहले कि इंडस वाटर ट्रीटी पर आऊँ और ये आपको दर्शकों को ये बताने की कोशिश करूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या इसी दौरान कोई बातचीत की गुंजाइश बनती है, जबकि दोनों के बीच इस तरह का बहुत ही तनावपूर्ण रिश्ता भी बना हुआ है। आपने एक वीडियो बनाया है कि इस सब के दौरान जब हम डोनाल्ड ट्रंप के जिक्र कर रहे हैं, इजराइल की हम बात कर रहे हैं, ईरान की, कि पाकिस्तान जो है वो सुटेबल एंकर है फॉर इस्लामिक फ्रेमवर्क, तो क्या इस्लामिक नेशंस की आप बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान के बारे में तो पिछले दिनों खबरें ये छप रही थी कि वो इतने क्राइसिस में है कि बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इधर जब हुतीज ने हमला किया सऊदी अरब के ऊपर, और अगर सऊदी अरब वापस हमला करता है ईरान के ऊपर, और ईरान यानी हुतीज का हमला माना जाएगा कि ईरान का हमला हो रहा है सऊदी अरब के ऊपर, तो पाकिस्तान तो इतने क्राइसिस के सिचुएशन में फंसा हुआ है, वो जो तराजू लेके बैठा है वो अक्सर ही हिला जा रहा है, तो वो ऐसे में कहाँ लीडर बन जाएगा? आप कह रहे हैं कौन से फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे बहुत सीधी कि जहाँ तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके पास ऐसी काबिलियत है कि वो एंकर हो सकता है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। पहले तो इसका मतलब क्या है, इस्लामिक फ्रेमवर्क का मतलब ही क्या है, ये देखिए। जब अमेरिकन फोर्सेस GCC कंट्रीज से हट जाती हैं, उनकी बेसेस हट जाती हैं, और वहाँ की जो GCC कंट्रीज हैं लोकल ट्रेड करना शुरू कर दें विद लोकल करेंसी, ट्रेड अगर शुरू करें या युआन में करें, अगर वो ट्रेड कर लें, और उसके बाद जो लोकल मसले हैं वो लोकल तरीके से हल करे जाएं, ना कि बाय द हेल्प ऑफ आउटसाइड पास, तो उसको हम बोलते हैं रीजनल फ्रेमवर्क, जिसकी अब्बास अरागची ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये रीजनल फ्रेमवर्क में क्या होगा अगर वहाँ से सिक्योरिटी हट जाती है? जैसे आप जानती हैं कि सऊदीज़ ने एक डिफेंस एग्रीमेंट करा पाकिस्तान के साथ, कतर भी बात कर रहा है वैसी एग्रीमेंट की, आज कुवैत भी वही बात कर रहा है वैसी एग्रीमेंट की। तो पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो रिप्लेस कर सकता है सिक्योरिटी को फॉर द GCC कंट्रीज वंस द अमेरिकन बेसेस हट जाती है। वो क्यों? वो देखिए सुनिए, पाकिस्तान जो है इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ है ही नहीं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो OIC की 57 कंट्रीज हैं, उनके वेस्ट एशिया में जो OIC की कंट्रीज हैं सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में तीनों बड़ी ताकतें पाकिस्तान से बात करना चाहती हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ है, जहाँ तक वेस्ट का ताल्लुक है, जहाँ तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, अमेरिका का ताल्लुक है, दे आर क्रेडिबल, वो बहुत अच्छी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान, अच्छा एक बात आपको मैं और बताऊं, 17 जून को जब ये MOU साइन हुआ है, कई लोगों का इसका इल्म नहीं है कि 17th ऑफ जून द MOU वाज साइन। 23rd जून को जो ईरान के प्रेसिडेंट है पेजेश्कियन, ही मेड अ विजिट टू इस्लामाबाद। वहां पे उन्होंने कई बातें करी, बताया गया। मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुई होगी कि देखिए अब जो है MOU साइन हो गया है, ये फाइनल डील में तब्दील होगा तो एक रीजनल फ्रेमवर्क बनेगा, उसके लिए हमें एक एंकर चाहिए। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसीलिए 14 और 15
जुलाई को, जब 8 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी, 14 और 15 जुलाई को फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ही पेड अ विजिट टू टर्की। हाँ, वो भी हमें मालूम है, रिपोर्ट किया था वहां पर टर्की प्रेसिडेंट खुद उनको रिसीव भी किया। हाँ। सो दे हैव डिस्कस्ड वेरियस, बिकॉज दे हैव। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, आप जो जिस तरह से ये पूरा नक्शा आप खींच रहे हैं, अगर पाकिस्तान वाकई इतना अहम मुल्क है तो इस सबको वो अपनी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अभी भी देखिए आप, इस पूरे जंग के दौरान भी यूएई ने इस बात को लेकर धमकी दे दी कि हम पैसे आपसे वापस ले लेंगे जो हमने आपको लोन दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी सारा का सारा कर्ज को लेकर ही पूरा ये मामला है कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो सऊदी की जो आर्मी है उसको ट्रेन भी करता है। इनके बीच डील भी इस तरह की हुई कि अगर एक पे हमला होता है तो दूसरे पे हमला माना जाएगा, जिसको काफी मजबूत डील माना गया। और इसीलिए तो इतना परेशान है पाकिस्तान के, इधर तो उसको सऊदी अरब को संभालना है जिससे उसको पैसा मिलता है और जिसके साथ उसकी डील हुई है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी इधर ईरान को संभाले तो सऊदी परेशान, सऊदी को संभाले तो इधर अमेरिका परेशान। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आपकी बात को मैं सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ क्या है। देखिए, पाकिस्तान जो है आज उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज आज वो एक बहुत अहम बन गया है रीजनल प्लेयर इन वेस्ट एशिया। उसके पास जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तीनों की तीनों बड़ी ताकतें उसके साथ हैं। एक सबसे बड़ी कमजोरी जो सिर्फ पाकिस्तान ही हल कर सकता है वो उसकी गवर्नेंस है। आपको पैसे मिलेंगे पर वो जो आप अपना गवर्नेंस अगर ठीक करेंगे तो आप बहुत बड़े कामयाब मुल्क बन सकते हैं। सरकार को कह रहे हैं आप, मिलिट्री को कह रहे हैं, गवर्नेंस क्या मतलब? मैं प्रधानमंत्री को, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको बोल रहा हूँ। जहाँ तक आसिम मुनीर का सवाल है, ही इज डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब। You see, the foreign policy, security policy, geopolitics of Pakistan is run by the Pakistan Army Chief. बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ। But governance should be the responsibility of the Pakistan. लेकिन वहाँ तो पत्ता नहीं हिलता, वहाँ मिलिट्री के कहे बगैर, आईएसआई के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता वहाँ। ये तो उनका मसला है ना, उनको ठीक करने दीजिए आप। अगर वो नहीं कर पाएंगे, आप ये कह रहे हैं कि उसके पास बड़ी ही सोने की मुर्गी है वो, हाँ, कि उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन उसको कैश नहीं करा पा रहा है। वो उनकी प्रॉब्लम है। दैट्स इट, इज ए डोमेस्टिक मैटर। गवर्नेंस में क्या दिखते हैं मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उनको भी पता है। इसलिए वहाँ इतनी गरीबी है कि हर चीज के लिए वहाँ राइट हो जाते हैं, आटे को लेकर, अंडे को लेकर। वो उनकी गवर्नेंस का इशू है, दे हैव टू रिजॉल्व। अगर वो कर लेंगे तो वो एक काफी अच्छी, देखिए आज उनकी, क्योंकि मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ। देखिए, अभी ताजा ताजा ईरान से लौटी हूँ और ईरान ने जो प्रोग्रेस किए है, मतलब जिससे मैं कहती हूँ कि अगर आप बुराई भी करना चाहें उस देश की तो नहीं कर पाएंगे। उनका आप ये देखिए कि पूरा ट्रेन नेटवर्क उन्होंने जो तैयार किया है, साइंटिस्टों की फौज खड़ी कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का, ऐसे ऐसे पुल बना रहे हैं, वहाँ की औरतें बना रही हैं पुल। लेकिन यही अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो हमारे पास रेलवे है वो उनके पास भी थी, उन्होंने तो खत्म ही कर दिया। अंग्रेजों ने जो रेल बनाई उसको भी तबाह कर दिया। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, अभी जैसे सीपैक उनके पास आया था, आज वो बात कर रहे हैं सीपैक 2 की बात हो रही है। तो अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो सीपैक 1 था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, फॉर वेरियस रीजन वो कहीं पे कमी पेशी रह गई। ये सब गवर्नेंस की बातें तो होगा डेवलपमेंट। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, आप देखिए ईरान से तो कंपेयर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ईरान एक अलग टाइप का मुल्क है जिसकी आपको शायद आपके दर्शकों को मालूम नहीं होगा। उनकी जीडीपी सिर्फ 300 बिलियन है। वो लड़ाई कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी 32 ट्रिलियन है। वाह, ये आप समझने की कोशिश करिए। वहां पर सब पढ़े लिखे लोग हैं ईरान में। ईरान से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान के पास आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं और वो कम नहीं हुई हैं, वो बड़ी हैं। इस जंग में और बढ़ी हैं उसके जी पास। हाँ, पहले फैसिलिटेटर था, उससे मीडिएटर बना, उसके बाद रीजनल पावर बना, आज वो एंकर है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। इतनी तरक्की कर गया है पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में, सिक्योरिटी पॉलिसी में, ऑल बिकॉज ऑफ द GHQ। लेकिन उनके सिटीजन्स को कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो दैट इज द गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर GHQ का देखिए, GHQ का क्या रोल है गवर्नेंस में, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। GHQ का मैं एक आपको बता दूं, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी में they have done an excellent job and they have a very good understanding of how the world is changing.
अभी एक और खबर छपी है एएनआई में, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इंडस वाटर ट्रीटी पे मैं बातचीत करूं, एएनआई ने खबर छापी है और अहम खबर है ये, क्योंकि पाकिस्तान को यही माना जा रहा है कि हर जगह तराजू बन के घूम रहा है कि इधर भी इसको संभालना है, उधर भी उसको संभालना है, कि सऊदी अरब ईरान के बीच इन्होंने एक डील कराई और ये बताया जा रहा है कई महीने पुरानी बात है ये, अभी इसको ये लीक हुई है खबर, जिसमें बाकायदा वहां के दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक प्राइवेट ऑयल डील को ईरान में, जो डिप्लोमेट्स के बीच डील थी, उसको इस्तेमाल किया सऊदी अरब को बचाने के लिए ईरान के अटैक से। एएनआई ने अभी ये खबर छापी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो खबरें छपती हैं, मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ फैक्ट्स पर, आई डोंट गो बाय देयर रिपोर्ट्स। मैं ज़्यादा इनको अहमियत देता नहीं हूँ, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आज जो है पाकिस्तान जो पब्लिकली कह रहा है वो एक बात है, अदरवाइज पाकिस्तान जो बैकडोर में या मतलब पब्लिक के उसमें नहीं बोल रहा है, सऊदी से, ईरान से, वो सब पाकिस्तान की बात मान रहे हैं और इज्जत कर रहे हैं। मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ईरान को भी देखिए, एमओयू जो है, एमओयू को उन्होंने नाम ही दिया है इस्लामाबाद एमओयू। वो इस्लामाबाद की ख्वाहिश से हुआ है, क्योंकि वो उनके यहाँ हो रहा था। ईरान देखिए, वो डेस्टिनेशन था तो इसलिए इस्लामाबाद बन गया। नहीं, ईरान वो मुल्क नहीं है। ईरान जो है इमोटिव तरीके से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाएगा। नहीं, उन्होंने फिर जो डेलीगेशन गया, जो फ्यूनरल में अयतुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल में जो पाकिस्तान से डेलीगेशन गया, उसको भी अलग ही इज्जत दी। तो और इतना हाई पावर डेलीगेशन के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही पहुंच गए थे। वही तो आपसे कह रहा हूँ ना। अभी एक और खबर आई थी कि उनके जो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो भी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में थे। तो ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो वो बॉर्डर की भी बात हुई, लेकिन इस सब के अलावा इन्हें जरूरत भी है। जैसे ईरान जो है बिजली भेजता है पाकिस्तान को, ये उनकी बराबर डील है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान, आप जो बातें कह रहे हैं सही हो सकती हैं और सही होंगी जब आप कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर उनका इकोनॉमिक ढांचा देखें आप, तो वाकई पाकिस्तानी अवाम के साथ भी कितना बड़ा जुल्म है ये कि उनकी हुकूमत इकोनॉमिकली पूरे तरीके से ढांचा चरमरा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप सोचिए, इकोनॉमिक राइट्स हो रहे हैं, ज्यादातर आबादी दूसरे मुल्कों में जाके काम करती है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, चलिए खैर, इस सब्जेक्ट गवर्नेंस का है, समस्याएं हैं। अभी ये जो हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन है, व्हाट इज दिस अबाउट? लेकिन ये भी तो एक अच्छी बात है, ये भी तो जॉब्स हैं, लेकिन ये अच्छी बात है लोकतंत्र। चलिए देखिए, ये बातों पे मैं गवर्नेंस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इसमें मुझे समझ है, पर ऐसी कोई डीप एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं इस पे कमेंट करूं।